सेट है क्लास 12 में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था मैथ के पेपर का, उसका अगला सेट कौन सा है? 324 ई। इससे पहले ई एक्स था, ये है ई वाई। ठीक है, क्लास 12 है यूपी बोर्ड के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में केवल लैंग्वेज का चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक, 100 नंबर का पेपर होता है। वही 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। 15 मिनट आपके लिए होता है कि आप पेपर को समझें, क्या लिखा है क्या नहीं है और क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पहला पार्ट का सलूशन। फर्स्ट पार्ट का सलूशन करते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक, पहले पार्ट में जो है हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन करने हैं। ये एक नंबर के हैं लगभग 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ये 5 नंबर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ एज। पहले जो 5 क्वेश्चन है फर्स्ट में वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। पहला क्वेश्चन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर जो है वो ए है। देन ए प्लस आई की पावर क्यूब जो है -7a, ये क्या होगा? ठीक, या तो हम क्या करें, जो हमारे पास क्यूब का फार्मूला उसका यूज करें, और ये जो कंडीशन हमको दी गई इसका भी यूज करना है। दोनों बातें याद रखना। तो हमारे पास जो गिवन है, हिंदी वाले भी देख लें, इसमें लैंग्वेज मैट्रिक्स वाले में आबियू कहा जाता है मैट्रिक्स को। ये कंडीशन दी गई है और ये हमको प्रूव करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन ये है, पहला पार्ट है पहले का ए क्वेश्चन। गिवन ये है कि ए जो है यानी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर ए के बराबर है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कंडीशन हमको दी गई है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि ए प्लस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है, ये किसके बराबर है? ये हमको बताना है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, यहीं पे लिख देते हैं नीचे कलर चेंज करके। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है ना फार्मूला। या तो इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a कॉमन लेने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं और कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स ए का क्यूब प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब प्लस 3। ए क्या है? ए स्क्वायर है। बी क्या है? बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्लस यहाँ क्या है? 3 है, ये ए है और ये बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। ये बराबर इसके साथ क्या है? -7a भी दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं इसको, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे? ये जो कंडीशन दी है ए स्क्वायर हमारा ए के बराबर है, इसका यूज करेंगे। यानी जहाँ ए स्क्वायर है यानी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर है, वहाँ हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। आई से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, कोई मतलब नहीं, 1 है तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। सेम केस यहाँ पर भी होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी 1 आता है, माइनस क्या है? 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए, फिर आई है, एक और ए है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा, 6a माइनस का 7 है। ठीक, इसके बराबर हमको फाइंड करना है। तो वो यहाँ से 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ कितना बचा? माइनस का है। अब ये क्या हो गया? ये ए स्क्वायर हो गया।
प्लस आई माइनस ए। अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए, तो ए प्लस आई माइनस ए से ए कट गया, क्या बचा आई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन लगा देंगे कौन सा, तीसरा ऑप्शन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड तो है लेकिन पहले का बी पार्ट है, बी में सेकेंड है, यानी फर्स्ट का बी। हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला ये याद होना चाहिए कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास cos 2a की वैल्यू जो होती है वो होती है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बात। या फिर हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर हम कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तीन फार्मूले हैं, और भी होता है tan वाला, फिलहाल तो नहीं यूज यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा cos 2a प्लस 1, ये वाला 1 जो है हम इधर भेज दिए लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास cos 2 स्क्वायर ए जो आ गया, cos स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 बाई ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस cos 2a, ये हमारा आ जाएगा निकल के फार्मूले के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस cos 2a की जगह क्या लिख देंगे, सॉरी cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे cos 2a, ये वाली कंडीशन के हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। सॉरी ए लिखो नहीं, ए की जगह एक्स लिखो, यहाँ पे ए की जगह एक्स है ना, बस इंटीग्रेशन कर दो। इसका करोगे 1 का इंटीग्रेशन करोगे, ये 1 का करोगे तो कितना आएगा 1/2, तो बाहर ही रहेगा, 1 का आ जाएगा एक्स प्लस, इसका करोगे कितना आएगा cos 2a का, करोगे कितना आएगा साइन 2x, ठीक है, साइन 2x आएगा। जो हमारा कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, हमेशा याद रखना। तो ये प्लस का सी आ जाएगा, सी बताएगा कांस्टेंट को। यहाँ से हमारा आई इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। मिला लो, जो ऑप्शन मिल जाए वही सही है। जब मिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, 1/2, ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/4 साइन 2a प्लस x/2 प्लस सी, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर आई डॉट आई दिया है बराबर जे डॉट जे दिया है बराबर के डॉट के दिया है, तो ये सब मिलके बनाते हैं 1 को, ठीक है, ये सब वैल्यू होती है 1, बस वही यूज होना है। बाकी आई के साथ जे आएगा तो 0 आ जाएगा, आई के साथ के आएगा तब भी 0 आ जाएगा, के के साथ जे आएगा तब भी, जे के साथ के आएगा तब भी 0 हो जाएगा, और के के साथ आई आएगा तब भी 0 हो जाएगा। यानी अकेले अगर ये सेम है तभी यूनिटी में वैल्यू आती है 1, बाकी किसी के साथ भी आएंगे तो ये 0 लेके आएंगे, ये सब क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। फिलहाल इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसकी जगह 1 हो जाएगा, -1 हो गया, इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह -1 हो जाएगा, एक ये इससे कट गया, बच्चा क्या -1। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसकी डिग्री बतानी है। देखो डिग्री बताने का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है,
ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन को कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है वही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है। तो अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इससे ये पता चल रहा है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया इसका, ऑर्डर आ गया 2 आ गया। जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है वही ऑर्डर होता है। इसके बाद उस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है, उस ऑर्डर की जो पावर होती है वही हमारा डिग्री होता है। यानी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री बोले तो घात क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन हमारा बी। बस इतना ही याद रखना था। तो हिंदी वाले भी इसमें कुछ है नहीं, बस हमसे पूछेगा घात क्या है, ये तो बता ही देंगे -1 है, इसमें ये बता देंगे, ठीक, क्योंकि घात पूछा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए दिया है और बी दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि बताना है क्या ए और बी में ए से बी तक फलन होगा। ए से बी तक का मतलब है कि ए और बी में रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या है, इफ ए बराबर आपको ये दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। याद रखना ए टू बी कह रहा है, ए टू बी कहने का मतलब है कि ए का जो फंक्शन है, ए का जो फंक्शन है वो बी के जितने भी एलिमेंट हैं या फिर ए के जितने एलिमेंट हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं बी के साथ एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे। यूनिक आइडेंटिटी बनाने का मतलब है कि अगर एक हमारा 1 स्टार्ट हुआ, 1 का हमारे साथ 2 से रिलेशन है, तो ये नहीं हो सकता कि 1 का रिलेशन 3 से भी हो जाए। यानी एक आइडेंटिटी बनाएंगे यूनिक। एक बार 1 अगर यूज हो चुका है तो 1 फिर यूज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2 का 3 के साथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1 का 2 बार आ जाए, यानी रिपीटिशन नहीं होगा। तो रिपीटिशन नहीं होगा, यहाँ पे ए और ए 2 बार आया, ये नहीं हो सकता। ए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, ये भी नहीं हो सकता। ए यहाँ आया, ठीक है, लेकिन बी और ये बी 2 बार बी यहाँ पे आ गया। बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, तीसरा। तो मतलब ये है कि अगर हमको ए से बी में रिलेशन बतानी है तो ए का जो एलिमेंट है बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एक एलिमेंट एक ही आइडेंटिटी दिखाएगा। यानी अगर ए हमारा बी के साथ 2 में अरेंज हो गया, ए 2 से अरेंज हो चुका है, तो अब बी जो है, बी हमारा 4 से भी अरेंज हो सकता है, 3 से हो सकता है, लेकिन 2 से नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ए हमारा 3 से अरेंज हो जाए। पहला फंक्शन हमारा अरेंज नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला फंक्शन अरेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ए 2 बार आ रहे हो वो हटा दो, बाकी सब सेम, बाकी हमारा आंसर बच जाएगा। यहाँ पर ए आया, एक बार यहाँ पे आया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ए आया, यहाँ पर भी आया, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें बी ने 2 बार रिपीटिशन कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए एक आइडेंटिटी, एक यूनिकनेस दिखाएगा बी के साथ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी बोले तो थर्ड। तो ये पार्ट पूरे हो गए। अब अगला पार्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाद में सारा लेक्चर जो है कंबाइन करके हम आपको दे देंगे, तो एक ही वीडियो मिल जाएगा या फिर 2 या 3 पार्ट में मिल जाएगा, जैसा अपलोडिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम अभी इतना है नहीं कि हम इतना कंबाइन एक साथ कर सकें, ठीक है। समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। 2 के जितने पार्ट हैं उसको कर लेते हैं। 2 के कितने पार्ट हैं, सारे पार्ट करने हैं, 1 से लेके 5 तक हैं। सॉरी, 1 मिनट, ज़रा ज़्यादा ही मोटा है। ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, दोनों है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश वाला भी देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन जो हमारे पास है वो है tan इनवर्स √3 एक ब्रैकेट में माइनस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, यही हमें दिया गया है। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है कि हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स जो होता है, tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो √3 वैल्यू दी गई है, ये √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी, tan 60 की वैल्यू, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan π/3। ठीक। अब बात आती है यहाँ पर सेक इनवर्स। सेक इनवर्स यहाँ पे -2 है, -2, तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेंट को जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी है तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं, बाद में आना 10 मिनट में, 10 मिनट बाद आना। ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए, यानी पहला क्वाड्रेंट ये हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट ये हो गया, सॉरी दूसरा, हाँ दूसरा क्वाड्रेंट ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ये सारे क्वाड्रेंट हमको पता है तभी काम बनेगा। पहला क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ठीक है। अब हमें इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। पहले क्वाड्रेंट की रेंज कितनी होती है, 0 से π/2, दूसरे क्या होती है π/2 से पाई, और तीसरे की होती है 3π से 2, और यहाँ हो जाता है चौथे की 3π/2 से 2π हो जाता है। ठीक। यहाँ पे जो a होता है, एक मतलब होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे s होता है, s का मतलब है कि साइन और कॉस को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या होता है, tan और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे, और यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। तो रूल क्या है, ASTC याद होना चाहिए। इतना रामायण बताने का मतलब ये था यहाँ पे कि यहाँ पर जो हम -2 रखेंगे तो -2 हमारा इसका मतलब क्या होगा। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए सेक जो होता है, सेक 2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये सेक जो 2 है वो वैल्यू होती है π/3 की। एक बात तो ये हमें पता होनी चाहिए, सेक π/3 बराबर 2 होता है। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। कहाँ पर सेक निगेटिव होता है, सेक हमारा निगेटिव होता है या तो तीसरे में होता है, या तीसरे में होता है या फिर दूसरे में होता है, इन दो में होता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू किसकी है, ये 60 वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारी वैल्यू है π/2 से तो ज़्यादा है, π/2 से तो ज़्यादा है 90 से, लेकिन पाई से कम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि सेक π/2 जो अगर माइनस है तो माइनस अगर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा मेरा π/2 प्लस π/3 लिख दें, या तो ये लिख दें, या फिर हम कह सकते हैं सेक पाई माइनस π/3। इन दोनों केस में ही ये हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी सेक 2 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेक 2 की वैल्यू हो जाएगी, सेक 2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास पाई माइनस π/3। ठीक है, दोनों में कोई भी एक लिख सकते थे, हमने ये लिख दिया। अब ये क्या है, सॉरी इसको सेक के रूप में लिखो, तो ये 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक, एक ब्रैकेट और लगा दो, पाई माइनस π/3। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ से tan ये हट जाएगा, tan इनवर्स और tan इनवर्स आपस में हट जाएंगे, कितना बचेगा, π/3 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, सेक और सेक इनवर्स आपस में हट जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा पाई माइनस π/3। ठीक है, अब इसका एडिशन कर दो, π/3 माइनस जाएगा अंदर तो ये पाई बचेगा, यहाँ पे क्या है, ये प्लस कर देगा π/3। तो यहाँ से π/3 यहाँ 3 एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3 एलसीएम आ गया। यहाँ से हमारे पास पाई बचा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3π बचा, यहाँ पर पाई बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का π/3। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू है वो है वो भी माइनस का π/3। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमें निकालना था। ये हमने सब आपको रफ वर्क बताया कि ये कॉन्सेप्ट लगा है कि इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है। ठीक है, ये ना सोचना कि ये भी करना है, ये हमें बस समझाने के लिए किया गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सदिश दिए जा रहे हैं ये और ये एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है। देखो ये जब लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं तो उस केस में इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है, जीरो आता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लें, वही हमारा जीरो हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं, पहले जो गिवन वेक्टर है उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी पार्ट, वेक्टर ए मान लो क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है हमारे पास 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है,
इसके बाद क्या है, वेक्टर बी क्या है, आई माइनस फोर प्लस के। वेक्टर बी मान लेते हैं आई माइनस फोर जे प्लस लेमडा के। यही हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। देख लो एक बार मिला लो, टू जे के आई माइनस फोर प्लस लेमडा, ठीक है। ये दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या होगा, डॉट ए डॉट बी जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आना चाहिए। तो अब ए डॉट बी में लगा दो इनको, ए डॉट बी लगाएंगे टू आई प्लस टू जे, ये कैप है सबके ऊपर, प्लस के कैप, एक बात, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस लेमडा के कैप, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, बीच में डॉट लगा हुआ है। मतलब देखो डॉट में ये प्रॉपर्टी होती है आई डॉट आई या जे डॉट जे या फिर के डॉट के। अगर ये दिया हुआ है तो इनकी वैल्यू वन होती है, बाकी सबकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी इनके अलावा जो भी आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम सीधे क्या करें, आई डॉट वाला निकाल लें, जे डॉट वाला निकाल लें और के डॉट वाला निकाल लें। तो यहाँ से टू आई डॉट आई वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस एट और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा वो भी प्लस का, बराबर कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। यही हमारा आंसर है। क्या करना था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना था और उसको जीरो के बराबर कर देना था, आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देख लो, गा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें इंग्लिश में देख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 18। तो जो हमको गिवन है उसको लिख लें और आंसर निकालें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है हमारा दूसरे का सी पार्ट है। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये क्या है 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये क्या है 0.3 है। इसके बाद क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है 0.16 0.1 ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देख लो क्या फाइंड करना है, बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, बी निकालना है, सॉरी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक, सॉरी बी निकालना है, तो क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ए टू बी डिवाइड करेंगे, जो नीचे होता है उसी से डिवाइड किया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला याद करने का तरीका है। क्या हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। हमें बाकी सब गिवन है और वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। बी डिवाइड बाई ए क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.18। इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.6, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 18/60 बचेगा। अब इसके बाद इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 10। तो ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है 0.3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का व्यापक हल बताना है। इसमें देख लो इंग्लिश में, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, कुछ नहीं करना है, जो गिवन इक्वेशन उसको लिखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास सेकेंड का डी पार्ट है। गिवन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है 2 प्लस वाई, और नीचे क्या है, नीचे है एक्स माइनस टू, इसका हमें y के रूप में जनरल सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करो, इनका डी वाई वाला पार्ट y के साथ दे दो और x वाला x के साथ दे दो, यानी इसको अरेंज कर दो। यानी डी वाई के डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई बराबर डी एक्स के डिवीजन में क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने इसको
सॉल्व कर लगा दिया, ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। हमने क्या किया, इस ये वाले पार्ट को इसके साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइड के नीचे कर दिया, और इस वाले पार्ट को ऊपर कर दिया, तो इसके नीचे ही आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है। इंटीग्रेशन ले लो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन लेने के बाद आ जाएगा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन x है, उसका इंटीग्रेशन लेना है 1/x है, तो ये आता है log x, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 2 + y, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा log x - 2, ये बराबर c हम एक कांस्टेंट मान लेंगे log c, क्योंकि log के रूप में है तो हम कांस्टेंट को भी log c मान लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 + y, ठीक है। इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x + 2 सॉरी x - 2 x - 2 इंटू सी। कैसे हो गया, अगर हमारे पास log m + log n दिया हुआ है, तो ये हो जाता है मेरा log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका यूज किया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ गया, ये कंडीशन आ गई। अब इसको हम ले आए इस तरफ, log 2 + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, अगर इधर ले आते हैं तो log माइनस का आ जाएगा c, ब्रैकेट में क्या है x - 2, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगा दोगे तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 2 + y, जस्ट मिनट, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी इनका डिवीजन वाली, log बेस ई तो रहेगा ही, यानी 2 + y डिवाइड किससे करोगे, c, ब्रैकेट में x - 2, ठीक, x - 2 था ना, हाँ x - 2 था। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा 0 के। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, log m - log n अगर दिया है तो ये होता है मेरा log m / n, यानी जो माइनस में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस e है, अब इसके बेस की पावर जो है log हटाएंगे तो क्या है, e की पावर क्या आएगा, जो यहाँ पर होता है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2 + y / c x - 2 बराबर क्या आएगा, e की पावर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, e की पावर 0 आ गया। किसी की पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है, किसी की पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है। ये आया कैसे, अगर हमारे पास log बेस e है और ये x है, बराबर क्या है, a है, तो क्या हो जाता है कि x बराबर आ जाता है e की पावर a, यानी जो होता है वो आ जाता है इस तरफ। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, ठीक। यहाँ से हमारे पास क्या आया, 2i / c x - 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 + y 2 + y, ये आ जाएगा x - 2 इंटू सी, ठीक। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, x - 2 इंटू सी -2, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक। एक तो तरीका ये था। अब आप यहाँ से सीधे क्या करते, जब ये कंडीशन बन गई थी तो दोनों तरफ से log हटा देते, तो यही आंसर हमें यहाँ से भी मिल जाता। या तो ये कर लें, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने करके दिखाया कैसे आता है। आप सीधे यहाँ से log ले सकते हैं तो log हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो बस सीधे हमारे पास कंडीशन आ जाती है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दो मैट्रिक्स x + y, ये मैट्रिक्स के रूप में x - y ये भी दिया गया है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या है, इफ x + y बराबर दिस, x - y बराबर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y। तो हमें क्या है, जो गिवन है उसको लिखते हैं, जो गिवन है उसको लिखते हैं। जो गिवन है क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, शायद डी है या ई, देख लो, ई पार्ट है, लास्ट पार्ट है, तो ये हमारा ई पार्ट हो जाएगा, तो ये ई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो गिवन है x + y, ये मैट्रिक्स के रूप में क्या दिया है, इसके एलिमेंट लिख लो, 0 7 0 4 5 7 0 4 5। इसके अलावा ये इक्वेशन एक हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y, ये बराबर क्या गिवन है, ये गिवन है हमारे पास -3 0 0 - 3,
यानी डायगोनल में -3 है, 0 है, फिर 0 है, फिर -3 है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, ठीक है। चलो फिर करते हैं। पहले सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन कर दो। जब एडिशन करोगे तो y कट जाएगा ऐड करने पे, ठीक है। ऐड करोगे दोनों को, एडिंग, जब ऐड करोगे क्या आएगा, y कट जाएगा, y कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा आपस में एडिशन करने के बाद, ठीक। यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको, लेकिन ये समझ गए कि y कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा, यानी 7 0 4 5 प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या है, दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास -3 0 0 -3, ठीक। 2x तो अलग रहेगा। देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब ये मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फिलहाल तो ये 2x2 ऑर्डर किए हैं यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनका एडिशन हो जाएगा। जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे उसके साथ एडिशन हो जाएगा, यानी 7 का एडिशन इसके साथ हो जाएगा, 0 का एडिशन 0 के साथ हो जाएगा, 4 का एडिशन 0 के साथ हो जाएगा, यानी जिस पोजीशन पे उसके साथ एडिशन हो जाएगा। 7 प्लस -3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, 7 -3 आ जाएगा, 0 प्लस 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0 आ जाएगा और 5 -3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास 2x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 4 0 4 2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x बराबर आ जाएगा 1/2 मैट्रिक्स 4 0 4 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ तो क्या है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में होता है। तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हमारा x वैल्यू आ गई है, ये आंसर हुआ x के लिए। अब y के लिए क्या करोगे, इसको उठा के यहाँ रख दो किसी एक इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड में क्या करोगे, x वैल्यू रख दोगे। x वैल्यू कितनी है, 2 0 2 1 माइनस वाई है, क्या करोगे, माइनस वाई बराबर कितना है, -3 0 0 और -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लो इस वाली मैट्रिक्स से, इससे बाहर ले लें, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 0 2 1, ठीक है। वाई को पहले हम इधर भेज दे रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस हम बाहर ले लिए इससे, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 0 0 3। अब क्या करोगे, इस वाले मैट्रिक्स को उठा के इस तरफ भेज दो लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 2 1, ये क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस पहले ही हमने लगा लिया बाहर, 3 0 0 3, ये बराबर वाई के हो जाएगा। बस इन दोनों का एडिशन कर दो, आंसर आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सेम सीक्वेंस सेम ऑर्डर, इस वजह से ये ऐड हो जाएंगे। 2 का एडिशन होगा 3 के साथ, 0 का एडिशन होगा 0 के साथ, इस 2 का 0 के साथ होगा और इस 1 का इस 3 के साथ होगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 0 2 4। तो ये हमारा y आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे 1 2 नंबर में जितने भी पार्ट थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के, सारे हमने करा दिए। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं और तीसरा पार्ट कराते हैं। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक पहुंचाएं भी। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है, इसके सारे पार्ट करने हैं हमको। पेपर कौन सा है, पेपर 12वीं का जो यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर हुआ था, जिसका कोड था 324 EY, ठीक है। इससे पहले EX हो चुका है। इसमें देख लो, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, पेपर लगा हुआ है यहाँ पर। आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन 3 का कहा है जो, यदि ए के जो एलिमेंट हैं ABC हैं और बी के जो एलिमेंट हैं अल्फ़ा बीटा गामा है, तब आपको बी से ए तक फलनों की संख्या तथा इनके बीच एकाकी आच्छादी, जिसको बाइजेक्टिव फलनों की संख्या ज्ञात करना है। इंग्लिश वाले देख लें,
इसमें क्या है, इफ ए एलिमेंट रखता है कितने, ए बी सी, बी जो है एलिमेंट रखता है अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन एंड नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो बात आती है सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, तीसरे का पार्ट जो है वो ए है। अगर हम बात करें एक एलिमेंट जो है ए में क्या है, ए है, बी है और सी है, ये हमारा कैपिटल ए है। वहीं बी की बात करें तो बी में क्या है, बी में हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये कहानी है। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है फंक्शन कितने होंगे, टोटल फंक्शन कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन जो होगा, फंक्शन कितने नंबर होंगे, फाइंड द फंक्शन जो होगा, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो होगा क्या होगा, सुन लो, इसमें ये कहानी होती है कि जो ए है, ए का बी के अल्फ़ा के साथ भी रिलेशन होगा, ए का बीटा के साथ भी रिलेशन होगा, और ए का गामा के साथ भी होगा। यानी जितने भी ए के एलिमेंट हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ संबंध होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट 3 रखता है, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट के लिए देख लो, बी के लिए, बी भी है, बी क्या करेगा, इसको अल्फ़ा के साथ संबंध होगा, इसका बीटा के साथ भी संबंध होगा, और इसका गामा के साथ भी संबंध होगा। तो बी के लिए भी एक 3 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सी देख लो, सी का संबंध जो होगा अल्फ़ा से भी होगा, सी का संबंध बीटा से भी होगा, और सी का संबंध गामा से भी होगा। तो इसका मतलब 3 इससे मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ जाएंगे, 27। ठीक है, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 27। इसलिए टोटल नंबर्स ऑफ फंक्शन जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 3 × 3 बराबर 27। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट, जो दूसरा पार्ट पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, बी से ए में पूछ रहा है। बाइजेक्टिव फंक्शन बताने हैं और ये क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के केस में क्या होता है, जितने एलिमेंट जिससे हमको, जिसके रेफरेंस में बाइजेक्टिव निकालना है, अगर जितने एलिमेंट उसमें हैं जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है और उतने ही एलिमेंट दूसरे में भी हैं जिससे हमें निकालना है, यानी कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी, क्योंकि हमको बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, बी में जितने एलिमेंट हैं और ए में एलिमेंट जितने हैं अगर बराबर आते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक, क्या बताओगे, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास बी से जाना है ए पे, ना कि ए से बी में जाना है। फिलहाल ए से बी में जाते हैं तब भी कोई दिक्कत ना आती क्योंकि सब में एलिमेंट सेम है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में ए से बी में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या है, इसमें कहानी ये है कि जो जितना एलिमेंट हमारे पास बी में है, बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में एलिमेंट हमारे पास अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, यानी टोटल कितने हैं, टोटल 3 एलिमेंट हैं। एन बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 काउंटिंग में। इतने ही एलिमेंट हमारे ए में भी हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं। इसमें क्या है, ए बी और सी है, इसमें भी कितना टोटल है, एन बराबर हमारे पास 3 है। तो ये हमको पता चल गया कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बराबर नहीं होता ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन का या बाइजेक्शन फंक्शन का है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन को ऐसे लिखें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन। एन कहाँ है, कितने एलिमेंट हैं, तो ये फैक्टोरियल 3। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6। यही हमारा आंसर आ गया। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने आ गए, 6।
टोटल फंक्शन कितने आ गए 27। इसको ऐसे ही करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीसरे का। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमको इफ y बराबर a cos t प्लस b sin t गिवन है, देन प्रूव d2i बाई dt स्क्वायर प्लस y बराबर 0। ये हमको प्रूव करना है। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करना है। क्या करना है, जो क्वेश्चन देखने से ये लगता है कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया जाए और वैल्यू यहाँ पुट कर दी है तो हमको पता चल जाएगा क्या होगा। गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। जो गिवन उसको लिखो। गिवन हमको है, गिवन है y इज इक्वल टू, क्या गिवन है, a cos t प्लस b sin t, a cos t प्लस b sin t, ये हमको गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि d2y dt स्क्वायर प्लस y बराबर 0 होता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, जो हमको दिया है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स की जगह डी टी है, क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन जब करते हैं, cos t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन t आता है। क्या आता है, माइनस का साइन t आ जाएगा, यानी a तो कांस्टेंट रहेगा, साइन t हो जाएगा। इसके बाद जब cos का हो गया, आप साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है अगर t के रिस्पेक्ट में तो प्लस cos t, क्या होता है, b तो यहाँ ही रहेगा, cos t आ जाएगा। साइड में ही लिख देना, साइड में ही लिखना है कि dy बाई डी एक्स अगर है और ये हमारे पास cos x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन x। वहीं अगर dy बाई डी एक्स है और ये साइन है, साइन x है तो ये आ जाता है cos x। ये दो फार्मूले लगे हैं, ये हमको याद होने चाहिए। इसके बाद दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी t के रिस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा, d2i dt स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस तो रहेगा ही, a बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, b। ठीक है, b तो है, b कांस्टेंट रहेगा मेरा, लेकिन यहाँ पे cos t आ गया, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, b रहेगा और ये साइन t आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos t प्लस b साइन t, ये बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का y। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, y है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए d2i dt स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला, माइनस का y प्लस y बराबर 0, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, इसमें कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन नंबर सी है, इफ द एंगल बिटवीन द यूनिट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसकी जो वैल्यू है यानी ए कैप और बी कैप की ये वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, ए एंड बी इज थीटा, एंगल कितना बना है, थीटा। देन प्रूव दैट साइन ब्रैकेट में थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
ठीक, ये हमको गिवन है। इसमें भी देख लो, इसमें बोला है यदि इकाई सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो आपको सिद्ध करना है दिस। तो इसमें क्या करोगे, इसमें हमारे पास जो गिवन है इसके हिसाब से हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कौन सा है, पार्ट हमारा सी है। गिवन क्या है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यानी ए कैप या फिर मॉड ऑफ ए, ठीक है, या फिर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जो भी कहो, इसमें ये 1 आएगा सब। यही केस होगा बी कैप के साथ, या बी मॉड कहें, ठीक, या फिर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, कुछ भी कहो, इसकी वैल्यू 1 आएगी अगर यूनिट बोल दिया तो, ठीक। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कैप में लगाना है तो कैप लगा दो, वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगा दो, जैसे कंडीशन दी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसका स्क्वायर हम कर देते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है, -2 ए बी और साइन थीटा, ये होता है, सॉरी कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये हमारे पास कंडीशन आती है, अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है तो याद भी रखना, ठीक है। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी अगर कैप नहीं लगाना चाहते तो वेक्टर ही लगा दो सीधे, वो यूनिट वेक्टर के बराबर ही होगा। यहाँ पे वेक्टर ए लगा दो, यहाँ वेक्टर बी लगा दो, ठीक है। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारा फॉर्म बन के आता है, याद रखना हमेशा के लिए। यहाँ पे कॉस थीटा होता है, याद रखना, ये कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमको देना है इसी के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सारा खेल हमारा इस साइड पर होगा। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, इसको ऐसे ही लिख दो स्क्वायर के साथ। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1, क्योंकि यूनिटी वेक्टर बोला है। बी की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और ये क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉड में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचा। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, जो होता है हमारे पास कॉस 2 थीटा, ये बताता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये जो थीटा है इसका ये अपोजिट आधा होता है ये फार्मूले में, कॉस 2 थीटा का यहाँ पे थीटा बचता है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या लिख दोगे, 1 माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, समझ गए, इसकी जगह थीटा/2 आ गया। बस अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से 2 आएगा, अंदर जाओगे, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। ये 1 से ये 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ में बचेगा 2, और एक 2 और बाहर आ जाएगा, ये 2 बचेगा, कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा/2। अब हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, सॉरी, जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर जो गिवन है कितना है, ये आ गया मेरे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। अब इसका मॉड ले लो, मॉड ले लोगे तो कितना आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो 2 साइन थीटा/2, ठीक। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा/2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यही हमारा प्रूव करना था, यही आंसर है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास होने वाली कार्टेशियन इक्वेशन की लाइन बतानी है, ठीक, जो कि पैरेलल किसके है, वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल है।
तो हमें इसको कैसे करना है, इसके लिए देख लो। इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है, अगर कोई वेक्टर लाइन है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वेक्टर लाइन है हमारे पास, क्या है, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए में क्या है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, सॉरी A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये 3 कंडीशन इसके लिए, ये वेक्टर ए की बात हो रही। प्लस लेमडा बाहर ही रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये हमें गिवन है ऐसे, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो हमारे पास जो पॉइंट निकलेगा, जिस पॉइंट से हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट इससे निकलेगा, ठीक है, पॉइंट इससे निकलेगा और डायरेक्शन रेशियो इससे निकलेगा, पॉइंट इससे निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो इससे निकलेगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या निकलेगा, ये जो हमारा निकल के आएगा। हमें इक्वेशन बनानी है कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म में। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 डिवाइड बाई याद रखना क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन को साइन लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख ही चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे लिख देते हैं a डैश। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है, बराबर होगा y माइनस y1, क्या आएगा, ये b डैश आएगा। इसके बाद बराबर होगा z माइनस z1, ये क्या आएगा, ये c डैश आएगा। देखो यहाँ पे ये याद रखना, जब इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई तो हमारा x1 y1 और z1 क्या है, x1 y1 z1, ये जो होगा पॉइंट, ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जो हमारे पास इस ये वाले इससे निकलेगा। देख लो एक मिनट, कलर चेंज कर लें, जो हमारा ये वाले वेक्टर से निकलेगा। इस वेक्टर में जो आई कैप जे कैप का कोएफिशिएंट है, वही हमारा x1 y1 z1 होगा। ये क्या आएगा, x1 यानी a1, y1 यानी a2 और b1 z1 यानी a3। ये हमारा क्या निकला, इस पॉइंट से निकला। और वहीं इसकी बात की जाए, इसकी बात अगर इसकी बात की जाए कि डायरेक्शन रेशियो जो है नीचे डिवाइड में है, ये कहाँ से निकलेगा, ये जो निकलेगा हमारा डिवीजन वाला, यानी a डैश b डैश और c डैश। ये क्या निकलेगा, ये जो हमारा b1 होगा, b2 होगा और b3 होगा। तो ये हमेशा याद रखना। बस अब हमको पता चल गया, वैल्यू पुट कर दें, काम हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि ये जो पॉइंट हमारे पास थे, पॉइंट ए यानी इससे जो वेक्टर बनना था, ये पॉइंट हमको अलग करके दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस वेक्टर के रेफरेंस में हमें पहले लाइन बतानी थी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x1 y1 z1 आ जाएगा। x1 y1 z1 क्या आ जाएगा, इन गिवन कंडीशन, इन क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें x1 y1 और z1 ये क्या गिवन है, क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रही है, क्या है, ये है 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 माइनस 5। और इसके बाद ये क्या है, a डैश b डैश और c डैश। ये क्या है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो वेक्टर की इक्वेशन दी गई है, ये वाली, इससे निकल आएगा 3 2, इसके जो कोफिशिएंट है ये निकल आएंगे 3 2 माइनस 2, 3 2 माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, या तो हम क्या करें, जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख दें। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इसको लिख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, प्लस लेमडा में क्या आ जाएगा, लेमडा वाई रखो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वेक्टर को जो दिया है बी, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, ये वाला, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, ये हमें गिवन भी है। तो हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,
डिवाइड बाई ए डैश कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर y1 y माइनस वाई वन कितना है माइनस का 2 और इसके बाद y2 कितना सॉरी b डैश कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर z माइनस z1 कितना है माइनस का 5 है डिवाइड किससे होगा माइनस के 2 से। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 3/3 y प्लस 2/2 और z प्लस 5 माइनस 2। यही हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है, यही हमसे पूछा था। समझाने में इतना लंबा है, इसको इतना ही करना है कि इसको इस फॉर्म में लिख देना है और आंसर लिख देना है। फिर ये पॉइंट हमारे पास है, ये सब हम आपको फार्मूला समझाने के लिए किए। कैसे आया समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं बात को मेरी, जिससे हमारा भी भला हो और हम पढ़ाने में और मोटिवेट हों, ठीक है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो जो आपको ना आता हो, आप हमें कमेंट्स करें, हमारे ग्रुप में भेजें, उसका सलूशन हम आपको भेजेंगे, ठीक है, किस कैसा भी हो, ठीक। समझ में आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अब 4th है, ठीक। इसके सभी पार्ट करने हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4th का 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4th के सारे पार्ट हम लोगों को करने हैं। ये हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। ये रहा इंग्लिश वाला। इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन है 4 का है, इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन दिया गया है इसके क्या करें, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, उस डिफ्रेंशिएशन को 0 कर दें, इससे जो एक्स वाई की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा इंटरवल होगा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एफ डैश निकाल लेना होता है, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकाल लेना होता है। अगर ये निगेटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर एफ डबल डैश एक्स जो आता है पॉजिटिव आता है तो ये फंक्शन जो होगा डिक्रीज करेगा। याद रखना, अगर ये निगेटिव आता है तो इंक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव आता है तो ये डिक्रीज करेगा। ये दो कंडीशन होती हैं। फिलहाल आपसे ये नहीं पूछा गया कि फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, इसने खुद ही बता दिया है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो और जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो एफ डबल डैश 0 आएगा, ठीक। वो हमको चेक नहीं करना है, बस हमको बताना है कि एफ डैश यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको 0 के बराबर कर देंगे, जो रिजल्टिंग आएगा उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वही आपसे पूछा है कि वो जो इंटरवल आ रहा है ये आपको बताएं। हिंदी में भी देख लो, यही बात है, वर्तमान दिया हुआ है, अंतराल आपसे पूछा जा रहा है। चलो फिर करते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 3x²। क्या गिवन है फंक्शन, गिवन फंक्शन जो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 3x³ माइनस 3x² 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 बराबर 0 बराबर कुछ नहीं, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी एक हो गई। अगर ये फंक्शन हमारा इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उस केस में एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। इन केस ऑफ इंक्रीज, ठीक, ऑब्लिक डिक्रीज, या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इन केस ऑफ इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज फंक्शन एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 होगा, ये कंफर्म होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है और उसको 0 के बराबर कर देना है। तो एफ डैश का मतलब है एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स का मतलब है एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक्स कोई फंक्शन है dy बाई डी एक्स की पावर n है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कि n जो होता है वो आगे आ जाएगा, n जो है वो आगे आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n आगे आ गया, x की पावर n-1 हो गया, यानी पावर एक कम हो जाएगी और n आगे आ जाएगा। तो वही केस यहाँ पर हुआ,
क्या होगा, यहाँ पर ये 3 है पहले से और एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का मतलब है 3 आगे आया, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा। इसमें आओगे तो यहाँ पे क्या है, 3 बाहर रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आओगे तो क्या है, माइनस का 36 है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और कोई कांस्टेंट आता है तो उसका 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स 0 होता है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस 36, ये बराबर आ जाएगा 0 के। अब 3 से हम डिवाइड भी कर देते हैं तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे आ जाएगा 12 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, ये फंक्शन बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें या फिर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, उसका यूज करें या फिर फैक्टराइजेशन यूज करें। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है तो ये 36 आएगा, और 36 कैसे आ सकता है, तो उसके लिए देख लो क्या है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे हमारा आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 36। तो इसका फैक्टर देखते हैं क्या आएगा, तो जोड़ो कुछ, देखिए इसमें कोई फैक्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम क्या करते हैं, देखते हैं फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, एक्स की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड करेंगे 2a से, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये किसके लिए है, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन कौन सी, जनरल इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उस केस में यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी बराबर कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, और सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, पहले से भी माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब है 3, और इसके बाद c कितना है, माइनस का 12 डिवाइड किससे करेंगे, 2a से, 2a का मतलब 3, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा, -2 और -2 ये माइनस मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देगा, 2 कर देगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करें, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 जब कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ बचेगा 1, 4 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम 6 से। ठीक है, यहाँ 4 आया, 4 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, बन गया काम। 12 तो 36, सॉरी ये 36 होगा, 48 नहीं होगा, अगर 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 कॉमन ले सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 36 डिवाइड किससे करेंगे, 6 से, तो 2 से काटेंगे तो कट जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 36, सॉरी 37 डिवाइड किससे आएगा, 3 से आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल हमारे पास आ गया, जो इंटरवल आया वो आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक बार x1 मान लो कितना, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 36, सॉरी एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार निगेटिव ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा प्लस 37 डिवाइड बाई 3, दूसरा पॉइंट आ जाएगा x2 जो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस, एक बार माइनस लेना है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 37 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा आ गया आंसर। यही हमसे पूछा गया था कि इसका इंटरवल बताना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू
दिस, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2। इसका क्या है, इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2। चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी पार्ट क्या गिवन है, -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास बात की जाए cos 2a का फार्मूला की बात तो की जाए तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, cos 2a इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1 - cos 2a। फर्दर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - cos 2a। तो ये वाला कंडीशन लगा देंगे इसमें, जहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 1 - cos 2a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे, ये कंडीशन हमने बता दी इस फार्मूले के हिसाब से। तो इसको हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, बाहर ब्रैकेट में रहेगा 1 - cos 2a। cos 2a की जगह यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख दो, a की जगह x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। इसका हमें क्या करना है, dx करना है, ठीक है। अब एक तो यह प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास फंक्शन है, -a से a f(x) dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से f(x) dx। या तो ऐसे लिख दें या फिर सीधे लिमिट हम लगा देते हैं, तो लिमिट लगाने से भी काम बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम सीधे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आई के केस में, तो आपको लगाना है तो ठीक, नहीं लगाना तो हम सीधे लगा दे रहे हैं आपको। इसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे। फिलहाल के लिए इतनी लंबी क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम सीधे सॉल्व करते हैं। अब क्या है हमारे पास आ गया, लिमिट वही रहेगी 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, x आएगा, 1 का x आएगा, ठीक, माइनस cos 2x की बात की जाए तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, sin x होता है। cos x का sin x होता है, लेकिन अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos आता है, और cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का sin x आता है। इस केस में क्या होगा, cos x का जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस आएगा, यानी sin 2x, और जो कोफिशिएंट होता है x का वो आ जाता है नीचे, ठीक। इसके बाद जो लिमिट हम लगा देते हैं π/2 से -π/2 से π/2, बस 1/2 ऐसे ही रहेगा, अंदर रखो π/2 से π/2 करेंगे तो यह आ जाएगा π/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, एक बार पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे sin 2, यहाँ पे क्या आएगा π/2, नीचे क्या आ जाएगा 2 तो नीचे रहेगा ही। अपर लिमिट लग गई, लोअर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का π/2 क्योंकि माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लगाएंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये क्या आ जाएगा sin π/2 इंटू 2, यहाँ पर भी 2 रहेगा, ये 2 बाहर लगा हुआ है इसमें, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बंद हो जाएगा ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या है 1/2, तो वो यहाँ से π/2 तो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या है sin पाई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो पाई, यहाँ पर भी माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का पाई हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये फिर 2 से कट जाएगा तो ये पाई की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा,
1/2 पाई बाई टू हो जाएगा पाई की वैल्यू, ये हो जाएगा मेरा पाई/2। यही हमारा आंसर है। ठीक, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा क्या है, सी पार्ट है। इसमें कह रहा है कि इफ R1 एंड R2, R1 और R2 को इसमें बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, इफ R1 एंड R2 be two equivalence relation in the set A, then prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation from A। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं देखो जरा। एक मिनट, बैटरी इसकी चली गई है, चार्जिंग लगा दें, बंद हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको प्रूव कैसे करते हैं। क्वेश्चन हिंदी वाले भी देखने एक बार। ये आपको दिया गया है, यदि R1 एंड R2 समुच्चय हैं, ठीक है, सेट हैं, ए में दो तुल्यताएं संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R1 एंड R2 भी R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है वो ए में तुल्यता संबंध रखता है। इक्विवेलेंस वाली कंडीशन है। ठीक, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, सी पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या है, हमें क्या है, R1 के विषय में देख लेते हैं। एक तरफ R1 के विषय में देख लें। R1 इज एन इक्विवेलेंस, R1 एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद दूसरी तरफ क्या देख लें, दूसरी तरफ हम देख लेते हैं R2 के विषय में। एक साइड R1 चलेगा, दूसरी तरफ R2 चलेगा। R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन को R से डिनोट करेंगे। ये R1 में रिलेशन है और ये R2 में रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी होगी सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के केस में R1 क्या होना चाहिए, R1 इज सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक। किसमें सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी अगर एक फंक्शन ए है तो दूसरा भी सेट हमारा ए होना चाहिए। ये कैसी कंडीशन है, ये दोनों वैल्यू जो है हमारी, ये अगर हमने A1 और A2 सिमेट्रिक है यानी सेम है वैल्यू, तो यहाँ पे इस केस में जो हमारा R1 है, R1 ये दोनों वैल्यू R1 पे बिलोंग करनी चाहिए अगर सिमेट्रिक है। यानी A सिमेट्रिक है तो ये बिलोंग करेंगी R1 पे, तो ये सिमेट्रिक होंगी। अगर ये R1 में बिलोंग नहीं करती तो सिमेट्रिक नहीं हो सकती। कंडीशन क्या है, कोई भी वैल्यू हो A की, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, कोई भी वैल्यू ए की हो, स्मॉल ए की, कैपिटल ए में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमारे पास जो सेट दिया गया है ये ए में है। अगर इसमें है ये दोनों वैल्यू सेट ए में, अगर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए है, फिर ए है, फिर बी है या सी है, रिपीट नहीं होता, इसमें ए है, फिर ए है, बी है, सी है, इसका मतलब ऐसे ही एलिमेंट होगा इसमें। तो उसमें ये कंडीशन है, अगर ये जो दोनों R1 जो है सिमेट्रिक है तो दोनों पहले तो सेम वैल्यू होनी चाहिए, दोनों सेम है। इसके बाद ये कंडीशन होनी चाहिए कि सेम के साथ साथ क्या होना चाहिए कि ये जो है R1 बिलोंग करना चाहिए किसमें, R1 A1 सॉरी ए और ए बिलोंग करना चाहिए R1 पे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग किसमें है, ए, कैपिटल ए जो हमारा पास सेट दिया हुआ है। एक कंडीशन हो गई, ये किसकी कंडीशन है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन पता चल गई कि जो R1 है ये ए और ए में सेट है इसका, और ये दोनों वैल्यू जो है हमारी ए, ये कैपिटल ए में बिलोंग करती है। दूसरी कंडीशन क्या है इक्विवेलेंस के लिए, दूसरी कंडीशन ये है कि R1 जो है, R1 क्या होना चाहिए, R1 इज रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि सेट ए का जो एलिमेंट है जो आर में बिलोंग करेगा, ए और बी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन कंडीशन वही होनी चाहिए कि जो
बी और ए है ये भी हमारा किस में आना चाहिए, R1 पे आना चाहिए। तो ये कौन सा केस है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में कंडीशन क्या बताएंगे, यहाँ नीचे देख लो। रिफ्लेक्सिव के केस में इफ ए कॉमा बी क्या है, बिलोंग करता है हमारा किसमें, बिलोंग करता है R1 पे, ठीक है। देन इसके लिए क्या होगा, तब हमारे पास बी और ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा किसमें, R1 पे। इसका मतलब ये है कि ये सेट को अगर हम चेंज भी कर देंगे, यहाँ पे ए है यहाँ पर बी है, दूसरे केस में यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेट को चेंज करने के बाद ये नहीं हो कि ये चेंज हो जाए, ये अगर इस सेट को हम चेंज कर दिए हैं तो ये भी R1 पे बिलोंग करेगा, ये भी R2 पे बिलोंग करेगा, तभी कहानी बन सकती है कि ये रिफ्लेक्सिव हो। अगर नहीं है ऐसा तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने बता दी। इसमें भी R1 में ही पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद R2 के विषय में बात करेंगे। R1 की तीसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक अगर इक्विवेलेंस चाहिए तो तीसरी कंडीशन ये है, कि R1 जो है हमारा क्या होना चाहिए, R1 इज ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तब भी काम बनेगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये दोनों इंटरसेक्शन पे आ पाएंगे। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इफ ए कॉमा बी जो है किसमें बिलोंग करता है, R1 पे, ये R1 पे अगर बिलोंग करता है तो इस केस में एंड बी कॉमा सी जो है किसमें बिलोंग करता है, R1 पे, देन तब क्या होगा, तब हमारे पास ए कॉमा सी को बिलोंग करना पड़ेगा किस पे, R1 पे। समझ गए, यानी अगर ये ट्रांजिटिव है इसका मतलब ये ए आया और बी आया, ये बिलोंग करता है R1 पे, दूसरा बी और सी आया ये बिलोंग करता है R1 पे। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इस केस में हमारे पास जो तीसरी कंडीशन बनेगी, तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि इसका ए ले लें, इसका क्या ले लें, सी ले लें, क्योंकि बी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो बचेगा ए और सी ये भी बिलोंग करना चाहिए हमारा R1 पे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तीन कंडीशन हमने चेक की, पहला सिमेट्रिक की कंडीशन चेक की, सिमेट्रिक की कंडीशन में दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये R1 पे बिलोंग करना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये हमारी सेट ए में आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के केस में देखा कि ए और बी अगर R1 पे बिलोंग करता है तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए R1 पे, और ये जो कंडीशन है हमारे पास ए और बी ये दोनों वैल्यू हमारी सेट ए में तो होना ही चाहिए, ये इसमें होना है, कन्फर्म रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद ट्रांजिटिव के केस में देखा, ट्रांजिटिव के केस में क्या हुआ, ट्रांजिटिव के केस में ये हमने बताया कि अगर ए और बी बिलोंग करता है R1 पे और बी और सी बिलोंग करता है R1 पे, तो उस केस में जो बी को हटा के जो कॉमन है उसको हटाने के बाद जो ए और सी आएगा ये भी मेरा R1 पे अगर बिलोंग करता है तभी हो सकता है। यही केस हमारे तीनों केस इसमें बनाएंगे। अगर इनका क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको बताना है। ये अगर इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो इसमें ये केस भी हमको चेक करना होगा। सेम कहानी इसमें लगाएंगे। पहला केस क्या बताएंगे, पहला केस R2 को बताएंगे कि ये R2 इज सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या होगा, सिमेट्रिक के केस में हमारा कंडीशन क्या है देख लो। R2 अगर सिमेट्रिक है तो A और A ये बिलोंग कहाँ पे करना चाहिए, R2 पे बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ A, जितने भी वैल्यू A हैं ये सब स्मॉल ए की कैपिटल ए में आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हमारा सिमेट्रिक का हो। दूसरी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में ये है वही कंडीशन की इफ ए और बी क्या करें, ए और बी बिलोंग करें किसमें, R2 पे, ए और बी बिलोंग करें R2 पे, देन तब क्या है, बी और ए को बिलोंग करना पड़ेगा R2 पे। यानी ए और बी अगर बिलोंग करते हैं R2 पे, याद रखना ए और बी अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका जो क्रम चेंज किया जाएगा वो भी R2 पे बिलोंग करना चाहिए। तीसरी कंडीशन वही ट्रांजिटिव की, R2 इज ट्रांजिटिव अगर ये है तो इसमें क्या है, इसमें यही कंडीशन है कि इफ ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, ए और बी बिलोंग करते हैं R2 पे, एंड बी और सी बिलोंग करते हैं किसमें, ये भी R2 पे बिलोंग करते हैं, देन तब हमारा
ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, R2 पे, तभी ये ट्रांजिटिव हो सकते हैं। अगर ये दोनों तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, तब हम बता देंगे कि ये जो हमारा है फंक्शन, इसलिए यहाँ लिख देंगे इसलिए, या ये इसलिए ये होता है सो का निशान होता है, या इसलिए कहा जाता है इसको। यहाँ पे क्या आएगा, R1 और R2 जो है इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंस। तो हमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये हम बता देंगे, ठीक। अगर अब इसको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में है, बस ये तीनों पॉइंट लिखने हैं आपको, ये सेम पॉइंट है, बस यहाँ पर एक को मान लेना है कि ये पॉइंट है हमारा, इसके लिए सिमेट्रिक की कंडीशन लिख देना है, फिर उसके लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिख देना है, फिर ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख देना है। यही केस तीनों इसमें लगा देने हैं R2 में। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमारा R1 और R2 जो है ये इंटरसेक्शन है, ये एक दूसरे के कॉमन है, सेम है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें हमसे कह रहा है कि इफ ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर वेक्टर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हिंदी वाले देख लें, यदि ए बी और सी क्या है, सदिश हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें ये तो नहीं मेंशन किया कैसा वेक्टर है, तो हम क्या मान लेंगे, पहले यूनिटी वेक्टर मान लेते हैं कि यूनिटी वेक्टर है, तो उस केस में क्या होगा देख लेना। चलो फिर करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, डी है, और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है डी। गिवन कंडीशन के हिसाब से हमको पहले चलना होगा, क्या गिवन है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये तो वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है, 0 है, ये हमको गिवन कंडीशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर देख लो वैल्यू किसकी फाइंड करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब 0 का 2 बार मल्टीप्लाई करें या 1000 बार कोई मतलब नहीं है, 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आता है, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे वेक्टर ए का पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर ए का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर उसके बाद प्लस यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर उसके बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। एक हो गया जब वेक्टर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर ए का। अब वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, पहले वेक्टर ए का किया था, वेक्टर बी का करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर उसके बाद वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर सी का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, यहाँ से क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, ये देख लो, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एक बार ये है एक बार ये है, तो ये 2 हो जाएंगे, 2 वेक्टर ए डॉट बी। यहाँ पर ये एक बार है और एक बार ये रहा, क्रम चेंज करने में कोई अंतर नहीं आता, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर इसका ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले देख लो, यहाँ पर ये एक बार रहा और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एक बार यहाँ पे रहा, एक बार कहाँ पे है, तो ये कहीं हमने कम कर दिया एक, ये हमने गलती कर दी क्या, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, ये भी तो 2 बार आएगा, बी और सी,
बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे गलत लिखे हैं, यहाँ पे सी आएगा, बी आएगा, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, तो ये वेक्टर बी आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, ये दो हो जाएंगे, दो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसके बाद क्या है, वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये बराबर 0 के है हमारा। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वन बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 3, 3 को भाग उधर तरफ भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी। ये आ जाएगा मेरा -3/2। यही हमसे पूछा जा रहा था, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इंस्क्राइब बाय द कर्व। यानी जो ये कर्व हमको दिया गया है, इससे जो एरिया बनेगा उसको बताना है। ये जो कर्व है हमारे पास किसका है, ये एलिप्स का है। एलिप्स का कैसे है, हमारे पास एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है, x² डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो ये एलिप्स की कंडीशन होती है, और इसी से कंपेयर करोगे तो ए की जगह पर 25 है और बी की जगह पर बी स्क्वायर की जगह पर 9 है। तो ये एलिप्स की कंडीशन है। इससे जो बाउंड्री बन रही है उसका एरिया हमको बताना है। ठीक, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हिंदी में देख लो, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो एलिप्स का पहले जो डायग्राम हमको पता होना चाहिए कैसे बनता है। तो एलिप्स का जो डायग्राम बनता है कुछ ऐसे बनता है, एक मिनट, ठीक, ये हमारा ये एक्स एक्सेस इसकी, ये एक्स एक्सेस इसकी मेजर एक्सेस है, यानी ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, और ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। तो मेजर एक्सेस कैसे पता चलता है, कोई एक्सेस मेजर एक्सेस कौन सी होगी, अगर वैल्यू जो दी गई है, अगर ए की वैल्यू हमारे पास बी से ज़्यादा आती है तो एक्स एक्सेस मेजर एक्सेस होगी, और अगर बी की वैल्यू हमारे पास ए से कम आती है, सॉरी बी की वैल्यू हमारी ए से ज़्यादा आती है, तो जो वाई एक्सेस होगी वो मेजर एक्सेस होगी। फिलहाल यहाँ 25 है जो कि 9 से ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से एक्स एक्सेस इसकी मेजर एक्सेस है। तो गिवन इक्वेशन जो गिवन है हमको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 का फर्स्ट पार्ट गिवन है। एलिप्स की जो इक्वेशन है, x² डिवाइड बाई 25 प्लस y² डिवाइड बाई 9, ये इक्वल है हमारा 1 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया हमको बताना है। किसका एरिया बताना है, ये जो बाउंड्री बन रही है, ये बंद है पूरा, इस पार्ट का एरिया हमको बताना है ये। ठीक है, ये जो कर्व बनेगा, ये पूरा कर्व जो बनेगा हम लोगों का, इस पूरे पार्ट का एरिया बताना है हमको। तो ये जो कर्व बना है इसका एरिया बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें गौर से, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट का निकाल लिया जाए, यानी आधे भाग का निकाल लिया जाए, उसको डबल कर दिया जाए, तो वही हमारा एरिया हो जाएगा टोटल। ठीक है, उतना ही एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आएंगी ये क्या आएंगी। तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, y बराबर 0 रख दें। इफ़ y बराबर 0 होगा तो क्या आएगा, y बराबर 0 होगा तो पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी x² डिवाइड बाई 25 प्लस 0 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट हमारा आया, कितना आया, 5 आया, कॉमा 0 आया। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आया, ये आया -5 और कॉमा 0 आया। अब इसके बाद इफ़
x बराबर 0 है तो क्या आएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये हमारा आ जाएगा 0, -3 और जहाँ ये टॉप पे होगा ये वैल्यू हो जाएगी 0, 3। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे भाग में स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, तब स्टेप बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे और डाल सकते हैं, ऐसे डालते जाएंगे तो इसका एरिया हमें निकल आएगा। सबको जब एडिशन कर देंगे, एडिशन करने का मतलब है इनका इंटीग्रेशन कर दो, यानी ऐसे ही स्टेप हम डालते रहेंगे तो इनको सबको बाद में जब ऐड कर दिया जाएगा तो इनका क्या आएगा, एरिया आ जाएगा टोटल। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² बराबर 1 से कंपेयर कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है x² डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर प्लस y² डिवाइड बाई 9 यानी 3 का स्क्वायर, ये बराबर 1 है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y² डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर ये बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x² डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5² माइनस x² डिवाइड बाई होगा 5²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू जो आ जाएगी, y² की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर, नीचे रह जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 5² माइनस x²। अब वर्गमूल निकाल लो इसका, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 3/5 रहेगा तो ये बाहर आएगा तो 1 बचेगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 5² माइनस x²। ये इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, पहले इक्वेशन 1 मान चुके हैं तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब वही बात हमने बताई, जब स्टेप हम डालते रहेंगे छोटी छोटी, ऐसी लाइन बनती रहेगी पटरी, ऐसे पत्ती खींचते रहेंगे छोटी छोटी, सब मिला देंगे तो इनका जो सम आएगा वो एरिया आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, ये विड्थ मान लेंगे dx आ जाएगी, और जो इसकी रेंज है वेरी करने की यहाँ पे डालेंगे, या ऐसे हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर वर्टिकल डालेंगे तो यहाँ पे y की कर्व में पहुँचेगा, जब हॉरिजॉन्टल डालेंगे तो x की कर्व में पहुँचेगा। तो हमारे पास जो रेंज है कहाँ तक जाना है, यहाँ से स्टार्ट होके ये ऊपर वाला पार्ट हम ले रहे हैं पूरा, ये जो नीला वाला है इसको निकाल लेंगे, इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज जाएगी हमारे पास कितनी जाएगी, -5 से 5 तक पहुँचेगी, -5 से 5 तक इसकी रेंज वेरी करती रहेगी। यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से, या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं से भी डाल सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा, एरिया का फार्मूला याद रखिए, या फिर जो स्ट्रिप वाली केस बताएंगे धीरे धीरे डालते रहेंगे तो बन जाएगा यहाँ से y dx। ठीक, जब y के रूप में लिखे हैं तो ये क्या है, इसकी जो रेंज है, रेंज क्या आएगी -5 से 5, और y की जगह क्या रख दोगे, y की जगह ये वैल्यू रख दोगे 3/5 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास 5² माइनस x², ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और एरिया निकाल लेना है। सबसे पहले 3/5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा -5 और ये 5 अंडर रूट 5² माइनस x² और ये dx हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो कहानी बनी है ये वाली, क्या हम जानते हैं, ये जानते हैं कि वी नो डैट, हमको ये पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि इंटीग्रेशन हमें निकालना है, किसका निकालना है, अंडर रूट के अंदर है a² माइनस x² dx, इसका हमें अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले क्या करें 1/2 कर दें, सबसे पहले क्या करें 1/2 कर दें, फिर उसके बाद x लिख देंगे, यहाँ पे x लिख दिए, फिर जो गिवन है उसको लिख दें, क्या गिवन है a² माइनस x², फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, क्या लगाएंगे प्लस, जो कांस्टेंट है यानी ये जो वैल्यू दी गई है कांस्टेंट, अगर स्क्वायर में है तो एक, यानी स्क्वायर में है तो स्क्वायर के साथ /2 यानी a² जो वैल्यू दी थी वो बाहर हमने रख दी। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। याद रखना अगर लिमिट नहीं दी गई है तो ये कांस्टेंट भी इंक्लूड होगा, तो ये बन जाएगा ये मेरा। ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा, नहीं याद तो फिर क्वेश्चन यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, आगे बढ़ाना में दिक्कत आ जाएगी। तो ये फार्मूला हमको हर कीमत पे याद रखना है, एक ना एक क्वेश्चन पूछता है और हमेशा यही कंडीशन बचती है। यही कंडीशन बनेगी तो हमको यही फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एरिया हम निकालेंगे। एरिया जो आएगा 3/5 तो बाहर ही रखो, 3/5 को बाहर रखते हैं, ठीक। अब जो लिमिट दी है इसकी क्या है, पहले हमारे पास ए की जगह कितना है 5, ये आएगा 1/2, 2 तो आता ही है। एक्स रहेगा, अंडर रूट के अंदर जाएंगे 5 का स्क्वायर है माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका प्लस है, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, याद रखना 5 का स्क्वायर है बाई 2। यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, क्या है एक्स है, ए की जगह कितना है, ए की जगह हमारे पास 5 है, ठीक है। और प्लस सी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको लिमिट दी गई है। जब लिमिट ना दी होती जब कांस्टेंट आता है, जब लिमिट दे दी गई तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। 3/5 ये बाहर ही रहेगा। यहाँ पे देखो हमें क्या रखना है 5 रखना है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह 5 रखेंगे। अब इस वाले पार्ट में जब अंडर रूट के अंदर जाएंगे और 5 का स्क्वायर है ये, फिर -5 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो कट जाता। इसके बाद क्या करोगे, इसमें लगाओगे प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है 5/5 माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ माइनस लगाओगे तो यहाँ 1/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, अंडर रूट के अंदर फिर वही कहानी होगी 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस आएगा और ये माइनस हमारे पास एक और रहेगा, ये माइनस, ये तो रहेगा माइनस, इसके साथ 5/2 5 स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में क्या करोगे, ब्रैकेट में करोगे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है -5/5 आ जाएगा। स्कूटी के अंदर देखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ये पार्ट तुम्हारा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3/5 क्योंकि ये हमारे 0 की तरफ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0 होगा, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है 25 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 बचेगा। अब साइन 90 की वैल्यू होती है कितना 1 होती है, तो माइनस साइन इनवर्स, तो इसके बाद क्या आएगा साइन 5/2, 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो 5 स्क्वायर माइनस, ये माइनस है अंदर फिर माइनस है लेकिन स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से काट दोगे तो -1 आएगा, और माइनस किस पोजीशन पे हमारा जो होता है साइन निगेटिव होता है, साइन जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है या फिर फोर्थ में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पाई के क्रॉस कर जाएगा, पाई को क्रॉस करने का मतलब है कि ये पाई प्लस π/2 पे आएगा। पाई प्लस π/2 वैल्यू क्यों आएगी, साइन के साथ आएगी, किसके साथ आएगी, साइन के साथ आएगी। यहाँ से क्या आएगा साइन पाई प्लस π/2, ये क्यों आया, ये इस वजह से आया कि हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में कॉट और टेन, और चौथे में कॉसेक और सेक। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही थी -1 आ रही थी, तो -1 हमारा पहले क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, दूसरे में भी नहीं हो सकता, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी है π1 जो होती है π/2 की वैल्यू होती है साइन की, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पाई में π/2 ऐड करते हैं तो ये हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, इसी वजह से हमने ये किया है,
ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 3/5 आएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, 25/2। ये साइन से साइन हट गया तो कितना बचा, हाँ, तो यहाँ से क्या है, ये साइन हट जाएगा, ये बचेगा π/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा 25 हो जाएगा, 25/2 माइनस का, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन से साइन हटेगा, कितना बचेगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 3π+2, 3π+2, एलसीएम लेने के बाद 3π+2। अब हमें क्या करना है, 25/2 कॉमन लेना है, यानी 3/5 और 25/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, और पाई भी कॉमन ले सकते हैं, हाँ, और ये भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, π/2 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, यहाँ पे माइनस, ये कितना बचेगा 3, π/2 भी बाहर आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करेंगे 3 देखो यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना 5 बचेगा, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, तो ये 15/4, 15/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा पाई। यहाँ पे क्या है, देखो 3 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 हुआ, 2 का इस 2 से हुआ तो ये हो गया, यहाँ बचेगा -2, ये आ जाएगा 15/4, और ये माइनस आगे आ जाएगा इंटू 2π, 2 से 2 काट देंगे, कितना आएगा 15/2π। एक बात याद रखना, एरिया जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता, एरिया जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता, तो एरिया जो आ जाएगा, एरिया क्या आ गया, पॉजिटिव 15/2π। एक दूसरा केस ये है कि हमने निकाला कितना क्या एरिया है, हमने अभी इतना आधे पार्ट का निकाला है एरिया, इस पार्ट का एरिया निकाला है ऊपर वाले का, लेकिन हमारे पास जो दोनों पार्ट हैं सिमिलर हैं, सिमिलरिटी है, इसका मतलब ये वाला एरिया भी यही होगा जो ऊपर है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया का आ जाएगा, टोटल एरिया जो आ जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया, जो एरिया हमने निकाला उसका 2 टाइम्स होगा, यानी 15/2 पाई इंटू 2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 15 पाई। ठीक है, यही हमारा आंसर है, 15 पाई आंसर है हमारा एरिया का। अब डायमेंशन के हिसाब से रखना होगा कि किसमें है, सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, जैसा दिया हो उसके हिसाब से हम एरिया का डायमेंशन बताएंगे। तो फिलहाल तो हमें एरिया बताना था, कितना है 15 पाई, बस यही आंसर है हमारा, 15 पाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड 2 numbers such that their sum is 6 and sum their cubes minimum। वही बात, कंडीशन मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन है यहाँ पर, हिंदी वाले भी देख लें। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है, उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5th का बी पार्ट, 5th का बी है, देख लो। ठीक है, 5th का बी है, क्या गिवन है, मान लेते हैं जो 2 नंबर हैं, लेट x एंड y, x एंड y मान लें, या फिर एक नंबर x मान लेंगे तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, x - y हो जाएगा। ठीक है, लेट x एंड y आर 2 नंबर, 2 नंबर्स। ठीक है, इसका सम कितना दिया हुआ है, x + y बराबर हमारे पास दिया हुआ है 6 है, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 - x। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गई। इसके बाद इसने बोला है कि जो क्यूब है इनका अगर क्यूब किया जाता है x³ + y³ तो ये हमारा मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं f(x)y, और यहाँ पर x³ लिख देंगे और y की जगह क्या लिख देंगे, 6 - x का होल क्यूब। ठीक है, 6 - x का होल क्यूब। अब यहाँ से क्या करना है हमें, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्स एंड मिन,
इस केस में क्या आता है, इस केस में हमारे पास दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन एफ डैश एक्स को 0 को होना होगा। दूसरी कंडीशन अगर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होगा, अगर ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव आती है तो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम यानी अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम होगा, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो मैक्सिमम होगा। ये दो कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, इसको सेकेंड। पहले इक्वेशन मान चुके हैं ऊपर। ठीक है, फॉर क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो। फॉर ना लिखो यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स वाई। एफ डैश एक्स वाई क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x की पावर, सॉरी, अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है और x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो n आगे आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है। तो वही यहाँ पे होगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 6 माइनस एक्स, सॉरी 3 है क्योंकि यहाँ पर, तो 3 इसको करो, एक्स क्यूब है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का आएगा तो यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स अंदर है तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स वाई, ये कितना आ गया, एफ डैश एक्स वाई, ये हमारे पास 3x स्क्वायर आया, ठीक है, माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इसको 0 करना है। क्यों 0 करना है, फॉर मैक्स एंड मिनिमम, फॉर कंडीशन मैक्स ऑब्लिक मिनिमम, मिनिमम और मैक्स की कंडीशन के हिसाब से हमको इसको 0 करना होगा। जब 0 करना होगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। जब ये 0 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा मेरा 3 6 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉजिटिव के केस में। जब नेगेटिव लेंगे तो एक्स बराबर माइनस 6 माइनस एक्स, तो उस केस में ये एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि दोनों एक्स कट जाएंगे, तो इसमें ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है, अब इसको चेक करना है मिनिमम है कि नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू हमको बतानी है। तो इसका मतलब इसका एफ डैश निकाल लें या ना निकालें, सीधे इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, लेकिन हमको कंडीशन चेक करनी होगी कि ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड को फिर डिफरेंशिएट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट जस्ट अ मिनट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगेन दोबारा जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारे पास, इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार लिख लेते हैं सही, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब है माइनस एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस, जस्ट मिनट, 6 माइनस एक्स है, यहाँ पर 3 भी है और ये 6 माइनस एक्स का स्क्वायर है। एक बार देख लो ये क्या है, ये कंडीशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी ये तो पहली हो गई, सेकेंड कहाँ गई, ये इस इक्वेशन को करना है, सेकेंड नहीं, यहाँ इस इक्वेशन को नाम क्या दोगे, ये वाली इक्वेशन करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको डाल दो, यहाँ पे थर्ड लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
3x², 3 बनाओ यहाँ पे, ये तो पूरी गड़बड़ हो गई। एक मिनट फिर से लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन करना है जिसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किया जा चुका है। x² माइनस 6, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे x रहेगा स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, अगेन करेंगे। जब अगेन करेंगे तो f डबल डैश एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का -1। जब इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा, ये 6x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा 6x। ठीक है, ये जो है ये माइनस आ जाएगा इस तरफ, ये माइनस आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि f डबल डैश जो है 3 पे क्या आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 12x, x की जगह हमको 3 रखना है, 6 और 6 12 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, माइनस का 36, तो क्या आएगा ये, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा 36 आएगा, और 36 जो आया ये आ गया मेरा 36 माइनस 36, ये वैल्यू आ गई 0। 0 को पॉजिटिव माना जाता है, 0 को पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 आया तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब f डबल डैश एक्स जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है। 3 पे 0 आया पॉजिटिव, तो जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम निकल के आएगी। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम निकल के आएगी। अच्छा, यहाँ से ये 2 जो है ये गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, इसका डिफ्रेंसिएशन हमने गलत किया है। यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको फिर से कर देते हैं। देखो फिर से कर लो, देखो यहाँ पे जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये 6x आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ब्रैकेट में जाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x 6 माइनस x बचेगा। ठीक, और इसके बाद ये माइनस जो आएगा ये -1 कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 6x बचेगा। ठीक, ये माइनस इसको आगे प्लस कर देगा, तो ये बचेगा 6, अंदर क्या है 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम जब करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा, 6x, ये आ जाएगा प्लस का 6x, और ये आ जाएगा माइनस का, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा मेरा 6 का मल्टीप्लाई 6 होगा 36, और ये आ जाएगा माइनस का x, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 36, यानी वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैल्यू पुट भी कर दोगे तब भी कुछ नहीं है। 36 जो है हमारा पॉजिटिव है, 36 क्या आया, ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये क्या आएगा, एफ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखना है। क्या हमारे पास कंडीशन थी, x³ प्लस 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना है, ये पहले x लिख दो, इसके बाद 3 लिखना, ये पहले x के रूप में फंक्शन, फिर अब हमको 3 के रूप में लिखना है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 का स्क्वायर क्यूब, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा 27 प्लस 6 माइनस 3 का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 27 प्लस 27, ये आ जाएगा 54। यही हमारा आंसर है, ये मिनिमम वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धीरे धीरे हम पूरा सेट करा देंगे जो भी 2024 के आए थे। तो अभी ये 2 पार्ट हो गए, अब इसके बाद जो है अगला लेक्चर मिलते हैं, उसमें 3 पार्ट जो बचे इसको भी करा देते हैं, फिर उसका छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।